नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ रही है वेस्ट बंगाल की सुमी सेन और इनकी कहानी बहुत ही संघर्ष भरी है। तो सबसे पहले यो कहते हैं ना कि परिश्रम, संघर्ष और संयम, फिर फाइनली जाकर सफलता। तो सुमी सेन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो क्यों ना इनकी संघर्ष, परिश्रम और संयम फिर सफलता की कहानी हम इन्हीं के मुंह जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले वेलकम सुमी, कैसा हैं आप? थैंक यू सर, आई एम फाइन। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने बीएससी, एमएससी या फिर आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सब के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ करिए अपने बारे में। हाँ जी। तो मैं शोमी सेन बोल रही हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मैंने मेरा बीएससी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से इन माइक्रोबायोलॉजी एंड आफ्टर दैट मैंने मेरा एमएससी किया फ्रॉम नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन न्यूरोसाइंस। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरा मामा, पापा और एक आंटी है मेरा। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं और मदर क्या मेरे करते पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो अभी ही इज रिटायर्ड और हैं? किस फील्ड मामा में? मेरा इंश्योरेंस में थे, नेशनल इंश्योरेंस में। ओके, तो फादर उधर इंश्योरेंस वाले फील्ड में, फिर आपने इधर रिसर्च करने का क्यों सोच लिया फिर? मैंने जब स्कूलिंग की थी तब टीचर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किए थे, तो तब मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं हायर स्टडीज में जाऊंगी। देन मेरा कुछ रिलेटिव्स भी थे जो रिसर्च लाइन में है, तो वहां से मैंने इंस्पायर हुआ। ओके, परफेक्ट है। लेकिन वो कहते हैं फिर डायरेक्ट सीधा सीधा सीएसएआर कैसे पता चला? वो तो चलो ठीक है, आपके टीचर्स ने इंस्पायर किया, लेकिन एक सीएसएआर एग्जाम के बारे में कैसे पता चला फिर? या फिर सीएसएआर बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, तो फिर इसका कैसे पता चला पर्टिकुलरली? इस पे थोड़ा बताइए अपनी बात। हाँ जी। तो मैंने जब बीएससी कर रही थी माइक्रोबायो में, तब मेरा जो प्राइवेट ट्यूटर थे उन लोगों ने मुझे बताया कि लाइक एमएससी ज्वाइन करने के लिए भी जैम और टीएफआर ये सब होता है, और उसके बाद भी अगर मैं हायर स्टडीज करना चाहती हूँ फॉर रिसर्च तो उसमें सीएसआर है। तो तब मुझे पता चला, तो देन मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। और जब एमएससी में लाइक जैम टीएफआर भी क्वालिफाइड हो गया, तब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं सीएसआर भी थोड़ा कर पाऊंगी अगर प्रिपरेशन लूंगी तो देन मैंने ट्राई किया कि सीएसआर के लिए। परफेक्ट। तो जैसा कि आप बोल रही हैं कि, और मैंने आपका रोल नंबर देखा, तो आप बोल रही हैं कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, फिर आपका रोल नंबर हरियाणा का दिखा रहा है, तो कैसे किए? बीएससी, एमएससी अलग अलग जगह से हुआ था या फिर एग्जाम का कैसे दिया था, कहाँ से दिया था? इसको थोड़ा सा बस बताइए। तो मैंने बीएससी तो कोलकाता से ही किया था, तो देन आफ्टर बीएससी मैंने प्रिपेयर किया कि जो एग्जाम्स होता है मास्टर्स ज्वाइन करने के लिए, जैम टीएफआर ये सब का, तो वो प्रिपरेशन भी मुझे बहुत हेल्प मिला आईएफएस से, उसका वीडियो से। और देन मैंने कोचिंग भी लिया था आईएफएस का। देन मेरा टीएफआर भी क्वालिफाइड हुआ था और जैम का भी मुझे 250 रैंक आया था जैम में। तो देन इंटरव्यूज हुआ, तो मुझे टीएफआर का इंटरव्यूज था तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो उधर मेरा जो एनबीआरसी में इंटरव्यू था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने चला गया। क्या बात है, मतलब कि आप आईएफएस से एमएससी एंट्रेंस की कोर्सेज भी पढ़ रखी हैं और साथ ही साथ फिर सीएसएआर की भी तैयारी की है, क्या मैं सही हूँ? यस यस सर। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपने टिफर एग्जाम क्वालिफाई किया, वेस्ट बंगाल से माइक्रोबायोलॉजी से अपना बीएससी किया, टिफर में सिलेक्शन होने की वजह से आप एमएससी करने बाहर चले गए। एमएससी कहाँ से किया और किस सब्जेक्ट से किया? एमएससी का नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से इन न्यूरोसाइंस। ओके, तो न्यूरो साइंस में क्या क्या पढ़ा जाता है, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत अलग सब्जेक्ट से आ रहे हैं, क्या हम एमएससी में ये सब नहीं पढ़े हैं तो क्या मुझसे सीएसआर हो पाएगा? तो आपने क्या पढ़ा था न्यूरो साइंस में एमएससी के दौरान?
हुँ। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उधर सब बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स होता है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ये सब था। तो ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उतना डेप्थ में नहीं था जितना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। लाइक अगर लाइफ साइंस होगा तो उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो उधर उतना डेप्थ में नहीं था बट ऑल द सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें न्यूरो साइंस रिलेटेड था लाइक न्यूरो एनाटॉमी, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, सो एनएमआर दीज एमआरआई दीज सब ये जो सब टेक्निक्स है ये सब पढ़ाया गया था। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सीएसए के प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादा पढ़ना पड़ा था ओके। इसके वजह से, तो तो फिर बट हेल्पफुल था। उस तो जब आपको लगता था कि ये इतने अलग सब्जेक्ट हैं और सीएसईआर में इतने अलग-अलग कुछ सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हुँ, हैं, तो हुँ। फिर आपको ऐसा डर नहीं लगा कि क्या मैं सीएसईआर में एंटर करूँ या नहीं करूँ? एक्चुअली क्या हुआ था जब मेरा उधर जो ऑफर था उधर एमएससी पीएचडी दोनों ही कर पाते थे मैं, मतलब मेरे ओके, पास ये ऑप्शन था कि ठीक है। एमएससी के बाद मैं पीएचडी भी कर पाऊंगी वहां से। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम था तो मुझे ऐसा लगा कि घर के पास आके मुझे पीएचडी करना चाहिए। तो अच्छा। उसके बाद मैंने सीएसआई का प्रिपरेशन लिया और देन थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ा सीएसआई के लिए क्योंकि उतना कोर्स वर्क में इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, मतलब कि आप मेहनत से नहीं भागना चाहती थी, आपको लगा कि कुछ पर्सनल फैमिली इश्यू थी, तो आपको लगा कि हम्म, घर के आस-पास रहकर ही पीएचडी करना बेहतर होगा। फिर हाँ। आपने इसलिए सोचा कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल में ही पीएचडी परस्यू हम्म। करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ओके, यस परफेक्ट सर। है। तो जब आप तो एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए ही आईएफएस से जुड़ चुकी हैं, तो ज़रा हम्म। बताएँगे कि आईएफएस कैसे मुलाकात हुई आपकी आईएफएस से? आपने कैसे मिला आईएफएस से? या किस हम्म, तरीके से आपने आईएफएस को जाना? फिर आपने हाँ। प्रिपरेशन आईएफएस से जुड़कर शुरू किया? हम्म। तो जब मैं बीएससी के बाद जो एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब जो जो टॉपिक्स मुझे समझने में प्रॉब्लम होता था वो मैं यूट्यूब में सर्च करती थी। तो ओके, जब जो वीडियोस आता था उनमें आप लोग का आईएफएस का जो वीडियोस है लाइक केसी सर का और प्रांशु सर का उन लोग का वीडियोस इतना एक्सप्लेनेशन इतना इजीली है तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था कि वो लोग क्या बोलना चाहते थे जो, और मुझे याद भी रहता था और मैं नोट डाउन कर लेती थी उन लोग का जो पॉइंट्स, तो वो बहुत हेल्पफुल होता था एग्जाम्स के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ आईपीएस से प्रिपेयर करेंगे सीएसआई के लिए भी। परफेक्ट। मतलब कि आपने यूट्यूब में स्क्रॉल और सर्च करने के दौरान एक बेहतर कंटेंट पाया और वो बेहतर कंटेंट आईएफएस का था। इस दौरान यस आपको सर। लगा कि मैं आईएफएस से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप हम्म। कर सकती हूँ। परफेक्ट, चलिए ठीक है। यस सर। तो फिर सीएसआईआर आपने मतलब क्या सीधा सोच लिया आप सीएसआईआर देना है, तो फिर ऐसा नहीं लगा कि खुद से प्रिपरेशन करूँ, फिर सीएसआईआर अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा आगे फिर कोचिंग लेंगे या फिर सीधा-सीधा कोचिंग ले लिया, कैसे किया? नहीं, पहले तो मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी मतलब उतना टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने का, लेकिन यूट्यूब से मैं नॉर्मल वीडियोस देखती थी। आप लोग का जो इमोशन बैच है तो ये सब ओके, से मुझे हेल्प होता था, तो वो मैं देखती थी और खुद क्वेश्चन सॉल्व करती थी। लेकिन उसमें जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा परसेंटाइल आया था 95.6 ऐसा। ओके, तो परफेक्ट। ये भी बहुत हाँ, सही है। हाँ, तो मेरा वो प्रॉब्लम था कि मैं पेपर खत्म नहीं कर पाई थी 3 आवर्स में क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब मैं पार आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब से खुद से सोचा कि मैं प्रिपरेशन करके देखते हैं क्योंकि यूट्यूब में ही इतना कंटेंट है, तब आपको हम्म। आईएफएस का इमोशन बैच मिला और उसके बाद इमोशन बैच से आपने तैयारी शुरू की जो आपकी सेल्फ भी थी और आईएफएस के साथ यूट्यूब पे जुड़कर हो गई थी। लेकिन फिर जब आपने एग्जाम दिया तो ये एग्जाम कब दिया था जिसमें आपका नहीं हुआ? ये कौन हाँ, से वो में दिया? सितंबर 22 में जो एग्जाम हुआ था ओके, वो वाला। मतलब आप उसमें एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगी। हाँ, जस्ट फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे। उस समय दिया तो उस समय आपने फिर एग्जाम दिया और आपका कहना है कि उस समय कुछ बहुत चीजों की कमी रह गई थी। वो कमियां क्या-क्या थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो मैं तो एक प्रिपेयर करने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कोर्स वर्क के वजह से, ओके, और क्वेश्चंस जो सॉल्व करना होता है टाइम मेंटेन करके कि इस टाइम में इतना क्वेश्चंस करना है, वो प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी। कोर्स तो वर्क का क्या मतलब किस पे काम कर रही थी आप? आप एमएससी कर रही थी फिर कोर्स वर्क बोल रही हैं, इसको थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे क्या? हाँ, मतलब एमएससी का जो कोर्स वर्क हमारा 2 इयर्स एमएससी 2 पार्ट है। फर्स्ट ईयर हमारा कोर्स वर्क होता है, तो उसमें
जो सब्जेक्ट्स होता है पढ़ने के लिए वो रहता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और जो सेकेंड ईयर होता है वो पूरा लैब वर्क होता है। तो डिसर्टेशन जो है वो सेकेंड ईयर में पूरा हमारा लैब वर्क होता है। तो आपने पूरा एमएससी सेकेंड ईयर लैब वर्क किया है, और इसी लैब वर्क के दौरान आपने फिर सीएसआर की भी प्रिपरेशन की। तो उस लैब वर्क को ज्यादा समय या समय के मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपने तैयारी तो की, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने सोचा कि आईएफएस का लाइव ले लेते हैं। तो आपने लाइव लिया या रिकॉर्डेड लिया था? लाइव ही लिया था मैंने, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड जो वीडियोस आते थे वही मैंने ज्यादातर देखती थी। लाइव देखते फिर रिकॉर्डेड देखते थे, ऐसा क्यों? मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी लाइव में ज्वाइन, तो अगर तभी ज्वाइन करेंगे तो इंटरेक्ट करके तभी जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर पाऊंगी, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। तो टाइम किस वजह से नहीं मिल रहा था? आपके एमएससी की वजह से, जिसमें आप लैब वर्क पे बिजी थी। तो फिर टाइम कैसे दिया फिर इस लेक्चर को पढ़ने के लिए? वो मैं आफ्टर मेरा लैब वर्क में जो रात का टाइम मिलता था शाम को और आफ्टर डिनर वाला टाइम, तब मैं 2-3 घंटा मैनेज करती थी इसके लिए, और तभी मैं पढ़ती थी आईएफएस से। तो लैब का समय क्या रहता था और फिर लैब से छूटने का क्या समय रहता था? लैब अराउंड 9:30 से था सुबह, और अराउंड 6:30 खत्म हो जाता था शाम को। फिर आपका 9:30 से होता होगा तो जाने के लिए लगभग 9 बजे तक तो निकल ही जाते होंगे आप, और आते आते आपको 7 हो जाता होगा। मतलब 9 to 7 आप अपने एमएससी में बिजी थे। उसके बाद फिर आके आप अपनी पढ़ाई को सीएसआर के लिए डेडिकेटेड करते थे, और उधर आप लैब वर्क करते थे। तो क्या ये सेपरेटेड था, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि लैब का काम बच गया तो घर में भी आके करना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उतना नहीं होता था। एक आध दिन लैब में ज्यादा काम रहता था तो होता था। कभी कभी मैं लैब में भी जब फ्री टाइम था तो तब बैठ के मैं वीडियोस देखती थी, लैब में टाइम मिल जाता तो लैब में भी आप काम कर लेती थी? हाँ, कभी कभी। तो फिर जब आपको लेक्चर्स देखते थे तो आपने कहा कि फर्स्ट टाइम यूट्यूब से देखा, उसके बाद फिर आपको कुछ समय का मैनेजमेंट नहीं हुआ, तब आप पूरे सही से क्वेश्चन नहीं कर पाए। फिर आपने सोचा कि चलो एक बार लाइव कोर्स ज्वाइन करते हैं आईएफएस का, तब आपने लाइव कोर्स ले लिया। और उसके बाद फिर जब यूट्यूब में आपने देखा इमोशन बैच, और उसके बाद फिर लाइव में देखा, तो क्या डिफरेंस रहा? मतलब टीचर सेम वैसे ही पढ़ाते हैं या फिर कुछ अलग लग रहा था आपको? पढ़ाते तो सेम है, लाइक एक्सप्लेनेशन का जो यूट्यूब वीडियो है उसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन उधर एक स्ट्रक्चर्ड है कि इस टाइम में ये वीडियो आ जाएगा। और टॉपिक वाइज है तो मुझे जिस टॉपिक में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, मुझे जो समझ में ज्यादा नहीं आता है वो वाला टॉपिक का वीडियो में ज्यादा देखती थी। जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं स्किप कर जाती थी, तो उतना स्ट्रक्चर्ड था तो मुझे इजी हुआ। मतलब कि यूट्यूब में भी लेक्चर डिलीवरी की क्वालिटी वही है, एप्लीकेशन में भी वही है, बस ये बात है कि एप्लीकेशन में और वेल्ड मैनर में डिजाइन है। यूट्यूब में तो है डिजाइन ही, लेकिन जैसे कि आपको यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक वो अलग अलग सॉर्टेड पूरे एप्लीकेशन में मिलते थे, जिसने आपकी बहुत हेल्प की। तो फिर डाउट आउट के लिए कैसे करते थे आप एप्लीकेशन में? डाउट के लिए उधर एक मतलब मैसेज सेंड कर सकते थे हम प्रोफेसर्स को, तो उधर जो डाउट है वो लिख देते थे, तो उधर से रिप्लाई आता था कि कुछ एक्सप्लेन। और मुझे उतना डाउट्स नहीं होता था कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन था सब कुछ, तो मुझे समझ में तो आ जाता था। ओके, मतलब लेक्चर में ही एक्सप्लेनेशन की ऐसी क्वालिटी थी कि डाउट ना के बराबर क्रिएट होते थे, लेकिन फिर भी डाउट आता था तो आप मैसेज सेंड कर सकते थे, अपनी क्वेरी भेज सकते थे कि यहाँ प्रॉब्लम, तो फिर वो सॉल्व हो जाता था। हाँ, ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता था। और जो क्वेश्चंस भी थे, लाइक क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी था उसमें, कुछ वीडियोस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व, तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व किया था तो सर्स ने, तो वो देख के भी मुझे समझ में आ जाता। ठीक है, मतलब आपने मोस्टली कोर्सेस लाइव लेकर लेकिन रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, क्योंकि आप एमएससी में ज्यादा फंसी थी। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो फिर जब आपका एग्जाम नहीं हुआ था, आपको अपनी कमियों का पता चला, तो बुरा तो सबको लगता है, तो उस समय जब नहीं हुआ तो फिर अपने आप को कैसे बोला कि अभी तो नहीं हुआ, फिर अगली बार के लिए तैयार होना है? उस समय कैसे बोला खुद को, या खुद से कैसा बात किया? क्योंकि खुद से बात करना जरूरी होता है। एग्जाम नहीं निकला था, उस समय की कोई बात बता दीजिए।
हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे तरफ से और मैं मेहनत कर सकती थी इसके लिए, सीएसआर के लिए। उतना भी प्रिपरेशन नहीं था मेरा क्योंकि एमएससी एक साथ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कोर्स लेके, एक फिक्स टाइम देंगे प्रिपेयर करने के लिए पूरे दिन में, तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो तब मैंने कोर्स लिया आईएफएस का। चलिए, तो फिर आपने जब कोर्स लिया, पढ़ाई की और इतना वास्ट सिलेबस है, तो फिर इस बार मन में कितना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा और मन में डर कितना था कि नहीं होगा? इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देंगे क्या? क्योंकि हर किसी एस्पायरेंट्स के मन में डर होता है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। लोग प्रिपरेशन से पहले ही सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा है, करूं या नहीं करूं। तो आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल थे या सक्सेस का कितना प्रेशर था? इन सबको थोड़ा ब्रीफ करिए ताकि दर्शकों को समझ में आया, आपके जैसे एस्पायरेंट जो अभी आपने क्वालिफाई कर लिया वो भी कर पाए, अगर इस उलझन में है तो वो दूर हो जाए उनकी। बताइए। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा पहले, लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ कि अगर इस बार नहीं भी होगा तो भी मैं जितना पढ़ लूंगी वो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे और इजी हो जाएगा, मैं और भी अच्छे से पढ़ पाऊंगी, तो एक बेटरमेंट तो होगा जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। आपको रोकता हूँ, आप ये बताइए कि आपको प्रिपरेशन करने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा था कि नहीं होगा? एमएससी की वजह से या लैब वर्क फंसी थी इस वजह का, फिर यही रीजन है या कुछ और रीजन है? नहीं, मुझे लगा था कि क्योंकि सीएसआर इतना वास्ट है इसका सिलेबस और इतना टफ पेपर आता है, तो मुझे लगा था और भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ये प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो मैं दे नहीं पाती थी क्योंकि मेरा लैब वर्क चलता था, तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं होगा इस बार। तो मैं अच्छे से एक बार एमएससी खत्म होने के बाद पूरा टाइम, मतलब टोटल 6 मंथ्स पूरा एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके ही नेट दूंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता था उतना करने की कोशिश करती मतलब आपने जितनी भी टाइम दी है, मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि मन में ये कश्मकश तो सबको रहती है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन बात वही होती है ना कि हम अपनी मेहनत क्यों छोड़े। तो आपने वो मेहनत लगातार किया और आपने अपनी तरफ से तो ये हार नहीं मानी कि होगा या नहीं होगा, वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा या जैसा एग्जाम होगा उस पे, लेकिन मेहनत आप आज के लिए और अपने तरफ से जितनी कोशिश हुई थी वो आप करते थे, राइट? चलिए, परफेक्ट है। और उसके बाद फिर आप मन में ये ख्याल भी आ रहे थे कि नहीं भी होगा तो अगली बार के लिए आप रेडी हैं, लेकिन आपने इतनी तैयारी कर ली थी, वो आपको पता भले नहीं चल रहा हो, लेकिन आपने एग्जाम में उसको पूरे अच्छे से डिलीवर कर दिया और फाइनली रिजल्ट आपके हाथ में है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, तो एग्जाम के पहले कैसा डर था और एग्जाम के जब निकल गया तो फिर क्या कुछ फीलिंग डिफरेंस होता है या बस सेम ही है, बस एग्जाम निकल तो गया है, ऐसा कुछ है डिफरेंस? तो ये भी बताइए थोड़ा। नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब हो गया, क्योंकि ये डर तो था मुझे कि सीएसआर तो करना ही मुझे, क्लियर पीएचडी वो करना है मुझे, रिसर्च वर्क। तो मैंने सोच रही थी कि इस बार नहीं होगा तो फिर से प्रिपेयर करेंगे, और जब देखा कि इस बार ही हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ हो गया। मतलब आपके मन में दोनों तरफ की उम्मीदें चल रही थी, होगा तो मैंने तो मेहनत किया, एग्जाम देते हैं, हो जाना चाहिए, लेकिन मन में ख्याल ये भी थे कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं ना, हर किसी के मन में ये ख्याल तो जरूर आते हैं कि होगा या नहीं होगा। नहीं होगा वाले का परसेंटेज कई लोगों का ज्यादा होता है, लेकिन वो होता है कि अगर आपने ईमानदारी से जब भी पढ़ाई की है और उसको ईमानदार होकर पूरा का पूरा इस ब्रेन में डालने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है, तो उसका रिजल्ट मिलता है। जो सुमी ने भी, उनके मन में यही चल रहा था कि नहीं होगा तो अगली बार, लेकिन सुमी ने पढ़ाई इस तरीके से की कि वो ईमानदारी दिख रही थी। वही ईमानदारी और लगन और कंसिस्टेंसी उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया इसकी मदद से। जो कंसिस्टेंसी थी, लगन थी, धैर्य था, इन सबको आपको भी बनाए रखना है, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट्स के मन में होता है कि नहीं होगा तो क्या, लेकिन उसको सोच के हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो करते हैं, और हमारे हाथ में क्या है, आज के लिए ईमानदारी से पढ़ना, जो सुमी ने किया और आज उनका रैंक आ चुका है। तो सुमी, आपने एबीसी में कितने कितने क्वेश्चन किए थे? पार्ट ए में मैं अराउंड आई थिंक 12-13 क्वेश्चन किए थे। पार्ट सी में मैंने मैक्सिमम किए थे, आई थिंक 23 में अटेम्प्ट किए थे।
ठीक है, और पार्ट बी में? पार्ट बी में इस बार थोड़ा कम किया था मैंने, अराउंड 19 क्वेश्चन की थी मैंने ठीक है, पार्ट आंसर बी की में। मैच कराई थी आपने आंसर शीट से, अपनी हाँ अपनी हाँ रिस्पॉन्स शीट की? तो कितने कितने हाँ। गलत हुए? मेरा पार्ट सी में 4 गलत हुआ था, बाकी सब सही मतलब था। 19 सही हुए थे, 19। हाँ हाँ। ठीक है, और और बी में कितने गलत हुए? पार्ट ए में मेरा आई थिंक 2 गलत हुआ था, बाकी सही था। 13 अ, में 13 किए, 2 गलत हुए, 11 सही हुए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और और पार्ट बी में? पार्ट बी में मैंने 18 किए थे, तो उनमें से आई थिंक उधर भी 4 गलत हुआ था। तो ये एग्जैक्ट डेटा है या ऑन मतलब अप्रोक्सीमेट वाला, अगर आपको एग्जैक्ट याद ना हो तो, या फिर याद हाँ, है तो ये एग्जैक्ट है? ऑलमोस्ट ऑल। पार्ट ए में 2 था और पार्ट सी में 4 गलत हुए थे, ये मुझे याद है। पार्ट बी वाला मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, ठीक है, तो लेकिन फिर रॉ डेटा कितना स्कोर किया आपने, ये काउंट किया था क्या? 200 में हाँ, कितने मैं मार्क्स आए थे? मैंने जितना काउंट किया था उस हिसाब से मेरा 125 आ रहा था। 125 अप्रोक्सीमेट नंबर आ रहे थे, हम्म तो फिर आपका परसेंटाइल कितना बना? परसेंटेज वाला 99.89। 99.89, और उसका फिर रैंक क्या रहा आपका? रैंक आया है 52। 52 AIR। ठीक है, बहुत यस। ही अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में न्यूरो साइंस होते हुए कई लोगों को लगता है कि हमारा सब्जेक्ट इतना हम नहीं कर पाएंगे। आपने उस फियर से आप भी गुजर रही होंगी, क्योंकि आपने अभी हम्म। बोला कि मुझे भी लगता था इतना वास्ट सिलेबस है, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप भी इस बात को गौर रखिएगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, परफेक्ट है। मन में कितनी बार ऐसा कुछ ख्याल आ रहा था कि क्या मेरे से CSIR होगा या नहीं होगा, या मन में क्या आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था तैयारी के दौरान? वो तो आता ही था कि लगता था कि अभी पढ़ रही हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये डर भी होता है कि प्रिपरेशन करूंगी फिर भी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये सब तो आता ही था मन में। उस डर को आप कैसे संभालती थी या कैसे कंट्रोल करती थी? मैं ऐसा सोचती कि अभी जितना मैं कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ, अगर नहीं भी होगा इस बार तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगी अच्छे से, पूरा टाइम देके अच्छे से प्रिपेयर करके, तो तब शायद हो जाएगा। तो ये ओके, ठीक है। लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, इसको कैसे डिवाइड करती थी आप पढ़ाई के दौरान? हम्म, हम्म। तो मैंने जनरली जो वीकडेज था उसमें जो टाइम मिलता था मुझे, उस टाइम में मैं लेक्चर्स देखती थी और उसका नोट्स बना लेती थी मैंने, जो पढ़ाते थे आप लोग उसमें लेक्चर में। और देन वीकेंड्स जो होता था उसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी थोड़ा बहुत, कि जितना टाइम मिलता था वीकेंड्स में। ओके, तो परफेक्ट। चलिए, और फिर ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली रिजल्ट आपके हाथ में, मतलब जितना भी किया आपने पूरी ईमानदारी से किया है। ठीक है, तो फिर ये जो सक्सेस है उसमें बहुत किसी का हाथ होता है, फ्रेंड्स का होता है, फैमिली का हाँ होता है, टीचर्स का होता है, और कुछ भी अपना अपना तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो थोड़ा इसको बताइए जरा कि किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, या इस एक रिजल्ट तो को लाने के लिए? हाँ, एक तो मैंने मतलब आईएफएस के जो टीचर्स है वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनको तो मैं बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि मुझे इतना हेल्प करने के लिए थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। और देन मेरा पेरेंट्स जो है वो भी मुझे इनकरेज करते थे कि अगर नहीं भी होगा ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, तो घर आने के बाद तो उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये लोग भी बहुत इनकरेज करते थे। और देन मेरा जो प्रोफेसर्स थे, मेरा जो सुपरवाइजर थे मेरा लैब में, वो भी मुझे बहुत इनकरेज करते कि नहीं, CSIR क्वालिफाई करना चाहिए रिसर्च में, मतलब PhD करने के लिए, तो वो भी बहुत इनकरेज करते थे मुझे। ठीक है, मतलब सभी का बहुत, और फ्रेंड्स का कुछ योगदान नहीं था क्या? हाँ, फ्रेंड्स भी थे क्योंकि हम सब एक ही साथ प्रिपेयर कर रहे थे, जितने भी लोग थे हम MSc में, तो उधर तो हम सब एक साथ ही प्रिपेयर करते थे। लेकिन हाँ, तो उन लोग का भी मोटिवेशन तो एक मिलता है जब सब लोग एक साथ बैठ के प्रिपेयर करते हैं तो। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो फिर और इसमें कोई ऐसा फ्रेंड जिसने बहुत ज्यादा ही ऐसा कुछ किया, या सारे मतलब बराबर अच्छी खासी दोस्ती थी और सबने मिलकर प्रिपरेशन किया, या फिर हाँ किसी ने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया? ऐसा कभी कभी होता है ना कि ट्रॉमा में जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक, तो कोई बहुत ही ज्यादा मतलब आपके साथ कनेक्टेड रहता है, वो आपकी हेल्प कर रहा हो, ऐसा कोई भी था, या सारे बराबर थे, सब मिलके करते थे जो होगा नहीं, देखा सब जाए?
हाँ, सब मिलके करते थे, उतना कोई मतलब स्पेशली कोई फ्रेंड जो हेल्प करता था ऐसा तो कुछ नहीं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड से आपको कभी डर लगा था? एप्टीट्यूड से उतना नहीं डर लगता था क्योंकि मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था तभी तो स्कूल आपने टाइम 13 पे। किए थे। परफेक्ट, हाँ। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो टोटली आप अब जो दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन एस्पायरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी और आईएफएस के बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगी उन एस्पायरेंट्स को जो जुड़ना चाहते हैं? हुँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आईएफएस इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है उसको लेके। तो तब कुछ भी क्वेश्चन्स अगर थोड़ा घुमा-फिरा के भी देता है तब भी वो मतलब सॉल्व हो जाता है थोड़ा सोचने के बाद कि हाँ, ऐसे होना चाहिए। और मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ़ क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है जो नहीं होगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि पार्ट सी में बहुत टाइम लग जाता है वो उतना सारा क्वेश्चन पढ़ के करने में। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है और जो आईएफएस का जो वीडियोज़ है उतना अच्छा होता है तो वो देख के भी कोई प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाना चाहिए इसी से। तो दोस्तों, ये रही सुमी सेन की कहानी, जो इनके सब्जेक्ट इतनी अलग होते हुए भी एक बार किसी समय का मैनेजमेंट की ना होने की वजह से असफलता भी, लेकिन इतना फ्रेशर होने में भी, मतलब आपने एमएससी कब पास आउट किया है सुमी? दिस जुलाई 2023 में। अभी मतलब आप रनिंग में आईएफएस के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे एमएससी के, और आपने रनिंग में ही क्वालिफाई किया है। दोस्तों, नोट डाउन करिए, अगर आप रनिंग में ही स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन तो आपको ईयर गंवाना नहीं पड़ेगा या वेस्ट नहीं जाएगा, आपको जस्ट जेआरएफ मिलेगा और आप साल बर्बाद नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही सुमी की संघर्ष, परिश्रम, संयम और फिर सफलता की कहानी। इसके लिए मैं सुमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुमी के पेरेंट्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सुमी, बहुत ऊंचाइयों थैंक पर यू सर। छूएंगे आप और डेफिनेटली हम आपके लिए बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, थैंक अगर यू आपको सर। कुछ लगता है, ऐसा कुछ सवाल है जो आप सुमी से करना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस पर जरूर बात कर लेंगे या सुमी आपसे बात कर लेंगी कमेंट बॉक्स के अंदर ही। सो ऑल द बेस्ट, आप भी बहुत अच्छा करिए, अपने सफर में मुकाम तक पहुंचिए और फिर मंजिल को हासिल करके और एक नए मुकाम की तैयारी शुरू कीजिए। तो ऑल द बेस्ट सुमित, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सर।